हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीपीपी नंबर 1 ऑफ यकीन बैच। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इंट्रोडक्टरी सेक्शन बच्चों इस चैप्टर का आपने पढ़ लिया होगा, है ना। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स डू नॉट हैव। प्लांट्स के पास बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसपोर्ट और वैस्कुलर है। वैस्कुलर में आ जाता है बच्चों आपका जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, है ना। तो ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प कर ही रहे हैं, बट प्लांट्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जो एनिमल्स के पास होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैव टू मूव मॉलिक्यूल्स। बच्चों प्लांट्स को शॉर्ट डिस्टेंस में भी घुमाना पड़ता है और लॉन्ग डिस्टेंस में भी घुमाना पड़ता है, बट अगर ऑप्शन में कहीं ओनली लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि ओनली से और ऑलवेज से रहना है सावधान। अगर ये लाइन एनसीईआरटी में कहीं ना लिखी हो बच्चों तब तक आप मार्क नहीं करोगे, है ना। शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपका डिफ्यूजन आ जाता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन आ जाएगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पता है जाइलम और फ्लोएम की मदद ली जाती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। गैसेस मूव इनसाइड द प्लांट्स थ्रू। गैसेस का नाम जहां पे भी आ जाए ना, गैसेस के पास जो एकमात्र ऑप्शन है टू ट्रैवल, टू डिफ्यूज, नाम में आ गया टू डिफ्यूज, तो हमेशा किसके थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इनको कोई प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में मत सोचना। फैसिलिटेड हम तब बोलते हैं जब प्रोटीन की फैसिलिटी दी जाती है किसी चीज को मूव कराने के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है बच्चों। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू द एनिमल्स प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इतना ग्रेट सिस्टम जरूरत नहीं होती। प्लांट्स को थोड़ा सा, ऑब्वियसली प्लांट्स का आपको पता है प्लांट्स कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। द लार्जेस्ट प्लांट इज यूकेलिप्टस, कितनी ज्यादा हाइट है, इजंट इट। तो ऑब्वियसली इनको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी दूर तक करानी पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यस, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट टिप्स passes to all over the root, stem tips या all of the above। बच्चों रूट भले पानी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट के पास क्या होते हैं? रूट के पास होते हैं रूट हेयर्स जो होते ही स्पेशलाइज्ड है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट ऐसा थोड़ी कि मिनरल्स और पानी की सिर्फ रूट को जरूरत है। इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन एवरी पार्ट। तो रूट के हर पार्ट में, स्टेम के हर पार्ट में, स्टेम टिप्स पर भी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीफ हैज टू बी मूव टू। तो खाना बनाता है लीव्स, व्हाई? बिकॉज लीव्स दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव ऑल द नेसेसरी पिगमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इजंट इट। सो खाना लीव्स बना भले रहा है बट अपने लिए थोड़ी बना रहा है ना। किसके किसके लिए बना रहा है? ऑब्वियसली सबके लिए बना रहा है, रूट के लिए, स्टेम के लिए, स्टेम एंड रूट टिश्यूज। तो सारे ऑप्शन हो गए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस अकर थ्रू। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस आता है तो वी टेक द हेल्प ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कौन कराता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट? डिफ्यूजन, इजंट इट। सो और डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? सेल टू सेल, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल टू सेल। जाइलम एंड फ्लोएम किसके लिए होते हैं? दे आर देयर फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये दिमाग में बैठा लो बच्चों। तो ये होंगे नहीं अनटिल अनलेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है इन प्लांट्स जाइलम ट्रांसपोर्ट। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? ये P/Q, मतलब आप देखोगे तो ये पिछले ईयर के क्वेश्चन में भी है, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा कि जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है हार्मोन्स दे कैन ट्रांसपोर्ट, यस ये भी सही है। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये भी सही है। सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यस सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन एक स्पेशलाइज्ड वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन का। जब खाना वगैरह की ट्रांसपोर्ट होती है, और खाना ऑब्वियसली रूट तक आना चाहिए अगर लीज बना रहा है तो, है ना। सो काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप।
सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप की अगर हम बात करें बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सैप? जैसे हम बोलते हैं ना एसेंट ऑफ सैप, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो वी नो दैट इज डन बाय जाइलम। और जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बच्चों? जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल। ये हमारी शुरुआत की लाइन में लिखी हुई है एनसीईआरटी में। अगर फ्लोएम होता हो तो एनसीईआरटी सेज कि फ्लोएम सैप ट्रेवल्स थ्रू बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट है transport of organic and mineral nutrients is, again this is the line of NCERT। introductory section में लिखा हुआ है कि organic और mineral nutrients का जो transport होता है, this is not something which is not new to you। NCERT में साफ साफ है, it is written multi directional because yes, हर डायरेक्शन में है ना, कितने ब्रांचेस हैं प्लांट्स के, रूट्स हैं, so it has to be transported in every multiple direction। री-एक्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अकर्स फ्रॉम, जहाँ पे भी स्टोरेज ऑर्गन्स होंगे बच्चों, सारे न्यूट्रिएंट्स वहीं पर स्टोर होते हैं, स्टोरेज नाम ही उसका इसलिए दिया गया है। तो अगर उसका एक्सपोर्ट कराना पड़ता है तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो है, एक्सपोर्ट कराना होगा तो ऑब्वियसली जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं वहाँ से कराएंगे, स्टोरेज ऑर्गन। अगेन एनसीईआरटी फ्रॉम सेनेसेंट लीफ, सेनेसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एज्ड। सेनेसेंस मीन्स एजिंग and other organs, nutrients are withdrawn and pass on to the senescent leaves। का मतलब क्या है? बूढ़ी हो चुकी है, एज्ड हो चुकी है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी। तो झड़ने से पहले दे आर गोना ट्रांसपोर्ट द मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, जो उनके पास घूम सकते हैं। मोबाइल मतलब जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं ना, हम बड़े मजे में एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं, उसी तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो किनको वो ट्रांसपोर्ट करके जाएंगे? ऑब्वियसली सारे ग्रोइंग पार्ट्स जो हैं, है ना। सो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसमें सारे तुम्हारे मेरिस्टेम्स आ गए, डिवाइडिंग सेल्स, फ्लावर आ गया जो ग्रो कर रहा है, जो भी ग्रोइंग पार्ट है। पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जाइलम करता है, जाइलम कैसे करता है? जाइलम करता है रूट टू, क्योंकि पानी ट्रांसपोर्ट करेगा ना, पानी तो रूट से ही जाएगा, रूट टू स्टेम या अपर पार्ट। सो वो क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हुआ। और उसी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोलराइज्ड ट्रांसपोर्ट। दिस वर्ड इज ऑल्सो देयर इन एनसीईआरटी। तो नाम आ चुका है जाइलम का, और अभी हमने पढ़ा था कि जाइलम वाटर करता है, मिनरल करता है, हार्मोन्स करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन करता है। तो हमें देखो अपना आंसर मिल तो रहा है हार्मोन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो खाना हो गया, वी नो दैट खाना इज डन बाय फ्लोएम। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज व्हाट? Active? No, it is a passive process। Diffusion is a passive process, ठीक है। सेल टू सेल, बिल्कुल सही बात है, पैसिव ऊपर ही लिख दिया, मतलब दोनों ऑप्शन सही है ना। तो क्या हो जाएगा 15 का डी। Which movement is always along the concentration gradient? Always है, always, तो ध्यान से बच्चों इसको गोला कर लो। Always का मतलब, along का मतलब क्या होता है? From high concentration to लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन, यस डिफ्यूजन करता है अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटेट भी करता है अलोंग बोथ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, हमें अपना आंसर मिल गया जब दोनों होते हैं। नन ऑफ द अबव इज नॉट द करेक्ट वन, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेस एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के पास होता है ना, तो सेल टू सेल निकल के आया इधर के थ्रू और इधर के थ्रू आकर के डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो नॉर्मल क्या है? दैट इज अ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इन प्लांट इज, डिफ्यूजन बच्चों ऑब्वियसली इट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर लिविंग सिस्टम। प्रोटीन वगैरह की जरूरत ही नहीं होती है, तो ऑब्वियसली स्लो, धीरे धीरे जाता है सामान, है ना। रैपिड प्रोसेस है, बोथ बी एंड सी। तो क्या होना चाहिए? अगर हम स्लो बोल रहे हैं तो रैपिड तो हो नहीं सकता, है ना, ये गलत हो गया। डिपेंडेंट, अभी मैंने बोला डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो हमारे पास जो सही आंसर बना बच्चों, दैट इज जस्ट अ स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ गैस विद इन द प्लांट बॉडी अकर्स थ्रू जाइलम, थ्रू फ्लोएम। गैसेस आ गया ना, मैंने शुरुआत में बता दिया बच्चों, गैसेस आएगा, क्या मार्क करोगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय, डिफ्यूजन
को बहुत सारे चीजें इफेक्ट करती है, जिसमें आता है टेम्परेचर, प्रेशर, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी है, वो सेमी परमिएबल है, वो परमिएबल है, इम्परमिएबल है ना, डेंसिटी कैसा है, जैसे गैसेस जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं, देन फॉलोड बाय लिक्विड, और सबसे कम कौन होता है, सॉलिड्स में, बिकॉज दे आर डेंसली पैक्ड, इजंट इट। तो डेंसिटी ऑल्सो मैटर्स। तो आई गेस यह चारों के, मतलब हमने डेंसिटी का भी नाम ले लिया, टेम्परेचर प्रेशर का भी नाम ले लिया, परमेबिलिटी का भी नाम ले लिया, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, विदाउट एनी डाउट। विच शैल डिफ्यूज फास्ट, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज साइज, ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल्स, और बोथ सी एंड डी। ऑब्वियसली छोटे साइज को निकलना इजी है ना, मोटे लोग तो फंस जाते हैं, बट पतले पतले छोटे साइज मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे फटाफट। 21 का ए। अनएडेड डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन, इस अनएडेड का मतलब क्या है, अनएडेड का मतलब विदाउट एनी यूज ऑफ प्रोटीन, है ना। हमारी जो मेम्ब्रेन है बच्चों, वो किसकी बनी हुई है, हेड और टेल की, और ये किसका है, किसका ये हेड और टेल है, ये फॉस्फोलिपिड नेचर है, इजंट इट, लिपिड का बना हुआ है हमारा। तो अगर ये लिपिड का बना हुआ है, तो जो चीज लिपिड सॉल्युबल होगी वो आसानी से चली जाएगी, इजंट इट, और जो सॉल्युबलाइज नहीं हो सकती, जैसे पानी नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डर लगता है, क्योंकि ये जो टेल है ना, दिस टेल इज व्हाट, दिस टेल इज अ हाइड्रोफोबिक, इट्स नॉट फिलिक, फोबिक का मतलब फियर, है ना। तो उन लोगों को हमें हेल्प करनी पड़ती, एड का मतलब हेल्प, बट क्वेश्चन में है कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको बिना हेल्प के आप मेम्ब्रेन के थ्रू पास करा सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन से पास करा पाएंगे, जो लिपिड सॉल्युबल हो। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा, जो सॉल्युबल है वो फटाफट अंदर आ जाएगा, जो सॉल्युबल नहीं होगा उनकी हमें हेल्प करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। सब्सटेंस विथ हाइड्रोफोलिक मॉइटी पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है ना, हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, इजंट इट, और वाटर लविंग थ्रू लिपिड के थ्रू आएगा नहीं, अभी मैंने आपको बताया है ना। तो इसको सहारा देना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है, और हेल्प कौन करता है इसकी, कैरियर प्रोटीन्स, है ना। तो कैरियर प्रोटीन्स अगर हेल्प करेंगे तो इट कैन ईदर यूज फैसेटेड डिफ्यूजन और इट कैन ईदर यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर पैसे खर्च करा दिए तो एक्टिव हो जाएगा, बिना पैसे खर्च करा दिए तो फैसेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, दे आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स which are there for the transport in plants, है ना। एक्वा का मतलब वाटर चैनल्स। 8 NCERT स्टेटमेंट। An aquaporin is formed by, एक्वापोरिन ना बच्चों एक तरीके का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब बाकी ये मेम्ब्रेन है, तो ये कैसे होते हैं, ये आपके पूरे मेम्ब्रेन में रन करते हैं। दिस इज योर एक्वापोरिन्स, है ना। ये तुम्हारे एक तरीके का ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है फॉर दी मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पूरे मेम्ब्रेन में फैले हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन, विच इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, विच इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। एक्सट्रेंसिक तो एक्सटर्नल हो गया, जिसको हम पेरिफेरल भी बोलते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी, और इंटीग्रल लिपिड वी विल नॉट से ना, इट्स अ प्रोटीन, तो ये भी गलत हो गया। फैसेटेड डिफ्यूजन इज नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर सर्टेन सब्सटेंस, स्पेसिफिक फॉर सर्टेन कॉन्जुगेट्स और एनर्जी बेस्ड। फैसेटेड डिफ्यूजन में बच्चों हमें प्रोटीन की फैसिलिटी लेनी पड़ती है फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्टिकल जो हाइड्रोफिलिक है ना, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज स्पेसिफिक। ये जितने भी कैरियर प्रोटीन वाले होंगे ना, ये स्पेसिफिक और सेलेक्टिव होते हैं फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस। नॉन स्पेसिफिक गलत हो गया, ठीक है, दिस इज राइट। एनर्जी बेस्ड नहीं, डिफ्यूजन वर्ड लगा हुआ है तो एनर्जी बेस्ड नहीं होता, कॉन्जुगेट्स वर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है पोरेंस आर, पोरेंस अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पोरेंस क्या होते हैं, दे आर स्पेशल चैनल्स, दे आर स्पेशल पोर्स, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पर, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में, सर्टेन बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में।
सो 27th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. दे आर एक्सट्रीमली नैरो. नो, दे आर लार्ज पोर्स. एनसीईआरटी राइट्स दे आर ह्यूज पोर्स. ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. ठीक है. अलाउ ओनली इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ओनली आ गया ना मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है. लार्जर पोर्स, ये सही है. वाटर चैनल्स के रिस्पेक्ट में तो वैसे नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्वापोरेंस मेंशन होता तो वी कुड हैव सेड सो. ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी. पोरेंस अकर इन, अभी मैंने बोला, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. यस, तो 28 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. पोरेंस अलाउ पैसेज ऑफ. 29th क्वेश्चन नंबर है स्मॉल प्रोटीन ओनली, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ये ऑल सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल्स. ऑब्वियसली जितने भी soluble biomolecules है they can be easily transported with the help of porins. So option number D. How does carrier protein pass the molecule from one surface of the membrane to the other surface? Passage through the carrier protein. Rotation, again this is the line of NCERT कि अगर कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ तो रोटेशन होती है कैरियर प्रोटीन में इनसाइड द मेम्ब्रेन इटसेल्फ. तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी. Carrier protein becomes dysfunctional due to the attachment of proteins. They are highly sensitive, isn't it? तो sensitive होंगे तो किससे sensitive होते हैं? इनहिबिटर से. तो अगर इनहिबिटर्स आकर के लग जाएंगे तो उनका शेप वगैरह खराब हो जाता है तो obviously they won't be able to function properly. So 31 का हो जाएगा A. In uniport the carrier protein allows the passage of. यूनि का मतलब क्या होता है? एक ही तरफ. जैसे मान लो ये आपकी मेम्ब्रेन है जिसमें ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं. अगर बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंसी शो किए ए मॉलिक्यूल अंदर पहुंच जाए एक डायरेक्शन में, सो दैट इज सेड टू बी अ यूनिपोर्ट. सिर्फ एक ही. सो वन मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. अगर दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो इसको हम सिम्पोर्ट बोलते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको एंटीपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, तो इस पे तो क्वेश्चन है नहीं, तो यूनिपोर्ट का सी ऑप्शन होगा. इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द कैरियर प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पंप. इनको पंप प्रोटीन्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि दे टेक द हेल्प ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये ठीक है. दे पिक अप मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक है. पास देम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस ये भी ठीक है. अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों? अगेंस्ट का मतलब हो गया लो टू हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट है द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रीच मैक्सिमम व्हेन. अगर बच्चों सारे प्रोटीन कहीं ना कहीं बिजी हैं किसी ना किसी चीज के ट्रांसपोर्ट कराने में तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो सकती, ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्योंकि ऑल द कैरियर प्रोटीन्स आर बिजी. दैट मीन्स ऑल द प्रोटीन्स आर बीइंग यूज्ड अप, है ना. सो आंसर क्या हो जाएगा? 34th का बी. नेक्स्ट है विच वन इज सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट. अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बता दिया था. एक्टिव क्योंकि उसमें भी चाहिए होता है प्रोटीन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि इसमें भी चाहिए होता है प्रोटीन. जहां जहां पे प्रोटीन्स का इस्तेमाल होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पैसिव नहीं. बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो 35 का आंसर हो जाएगा बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. Yes, so question number 35 जो है बच्चों which one is selective transport. तो we know that selective transport active को बोलेंगे और facilitated diffusion. Why? Because they take the help of carrier proteins, isn't it? What they take the help of carrier proteins. जहाँ भी carrier proteins का इस्तेमाल होगा वो selective होंगे. तो देखो active transport मैंने पहले ही बता दिया. तो देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है facilitated and active transport. उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ फ्री एटम्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गए, इजंट इट. और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ कहाँ होता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंडो ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस. तो व्हाट यू गोना मार्क फॉर दिस? देखो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर. यहाँ पर फ्री एटम्स बोला हुआ है ना, तो हम सिर्फ क्या मार्क करेंगे? 36 का बी. एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस अ काइंड ऑफ ऑस्मोसिस ओनली, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा.
37th है यूनिफॉर्मली स्वीट टेस्ट ऑफ टी और कॉफी, डिफ्यूजन, बिकॉज मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन, 37 का डिफ्यूजन होगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब बच्चों लो टू हाई, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है जहां पर एनर्जी लगती है ना। सो यस 38 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाले। नेक्स्ट है 39, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम सैप इन फ्लोएम। अगर हम जाइलम की बात करें तो ये हमेशा यूनी होगा। फ्लोएम की अगर हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी में फ्लोएम सैप लिखा हुआ है, दैट इज बाय, और पी बाई क्यू का क्वेश्चन भी है 2019 का। तो क्या हो जाएगा, यूनी एंड बाय, कहाँ है यूनी एंड बाय, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है वाटर एंटरिंग रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ, किस वजह से आ रहा है, पानी डिफ्यूजन। अभी मैंने आपको बताया था जब स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होती है विद रिस्पेक्ट टू पानी तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर डीपीपी नंबर 1। सो होपफुली सारे बच्चों के सही हुए हों, अगर कहीं गलती हो गई होगी आपसे तो घबराना नहीं है, सॉल्यूशन देखना और नेक्स्ट टाइम पर वो मिस्टेक नहीं करना है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ, पढ़ते रहो तब तक, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।